जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त सम्राट स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के 18 दिसंबर की पहली शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन। जैसे आपसे कल वादा किया था कि हम जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर हैं उनका एनालिसिस कराएंगे, तो आज मैं वो वीडियो लेकर आया हूँ। किसी अर्जेंसी की वजह से दिन में आपका वीडियो नहीं आ पाया था, जिस कारण अभी रात के बजे हैं 11:15 और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। लगभग 2 घंटे पहले मैं ये वीडियो तैयार करने बैठा था। 2 घंटे लग गए मुझे आपकी क्लास को तैयार करने में। तो अभी ये फाइनली वीडियो कंप्लीट है, आपकी क्लास। ठीक है, ये वीडियो आपको कल यानी 19 दिसंबर को सुबह मिलेगा यूट्यूब पर। देखा जाए तो दिल्ली पुलिस की अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं, तो आज का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। यानी इजी जो पोर्शन था उसमें 80% इजी कह सकते हैं उसको, और 20% जो पोर्शन था वो एक तरह से मॉडरेट लेवल का था। कुल मिला के पेपर काफ़ी अच्छा आया है आज की दोनों शिफ्टों का। ठीक है, आगे भी सारे पेपर ऐसे ही हों आशा करता हूँ। तो आज कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिले आज की शिफ्ट से, यानी ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है जीएस के और मैथ के और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो भी एक रेशो में आ रहे हैं क्वेश्चन, यानी परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन पे भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज जीएस के क्वेश्चन किस तरह के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इनमें पहला जो क्वेश्चन है ये है, ओडिसी नृत्य भारत के किस राज्य की किस ये डबल टाइप हो गया, इसको पढ़ सकते हैं। ओडिसी नृत्य भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो पेपर में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ सीधा डायरेक्ट मैं आंसर आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो ओडिसी नृत्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो जैसे नाम से पता चल रहा है ओडिसी, तो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य होना चाहिए, ओडिशा का। जो ओडिसी नृत्य है वो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये जनरली सभी लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो ये क्या है, नृत्य। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। हाल ही में संपन्न हुए 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक संपन्न हुआ, तो ये जो ओलंपिक था ये पेरिस में हुआ था। ये जो ओलंपिक खेला गया पेरिस में खेला गया, तो इसमें भारत ने जो है कुल 6 पदक जीते थे, जिनमें से एक रजत पदक था। जो रजत पदक था, एक इनमें से रजत पदक था, रजत। और बाकी जो थे हमारे 5 जो थे वो कांस्य पदक थे, कांस्य। ठीक है, तो जो रजत पदक था वो जीता था नीरज चोपड़ा ने, और कांस्य जो पदक थे वो जीते हमारे मनु भास्कर। ठीक है, 2। और स्वप्निल कुसाले शूटिंग में इन्होंने जीता, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता, और अमन सहरावत कुश्ती में ये पदक उन्होंने जीता था। ठीक है, तो कुल मिला के जो है ये 6 पदक थे जो 2024 में भारतीय ने जीते। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा की बैठकें किसके द्वारा आहूत या बुलाई जाती हैं। जो लोकसभा की बैठक है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है लोकसभा की बैठकें बुलाई जाती हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो लोकसभा का जो पहला सत्र है उसको कौन आहूत करता है। पहले सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। बच्चे ऐसा इसमें कहा गया बच्चों के द्वारा कि ऑप्शन में राष्ट्रपति भी था। ठीक है, तो लेकिन जो आंसर सही होगा वो लोकसभा अध्यक्ष होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया लोकसभा की बैठकें किसके द्वारा आहूत की जाती हैं। तो किसके द्वारा बुलाई जाती है, वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बैठक बुलाई जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष इसका। ठीक है,
और संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है संयुक्त बैठक। यानी किसी भी सेशन की फर्स्ट जो मीटिंग होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, राष्ट्रपति ही उस बैठक को बुलाते हैं और समापन भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठकें बुलाता है। तो पहले 3 क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट किए हैं। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ रहे हैं और आपको पढ़ के लग रहा होगा क्वेश्चन जो है इजी लेवल के हैं, लगभग सभी बच्चे इनको कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी मेरा भाई आज नया जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास में, ताकि उन तक भी ये जो है ये जानकारी पहुँच जाए। जिन भाइयों का दिल्ली पुलिस का पेपर है उन सभी तक ये जानकारी पहुँचनी चाहिए, ताकि आने वाली जो मीटिंग है, आने वाली जो डेट है, ठीक है, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिले और उनको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में हमारे आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 44 में। आर्टिकल 44, जो अनुच्छेद 44 है ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी आपने पढ़े होंगे, मैंने संविधान में पढ़ा रखा है पूरा चैप्टर। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता अनुच्छेद 44। ठीक है, जिसमें सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 में। आगे मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 25 के अनुसार किसे अपराधी माना गया है और सजा का पात्र बनाया गया है? यानी बीएनएस की जो धारा 25 है उसके अनुसार किस व्यक्ति को अपराधी के दायरे में रखा गया है और उसको सजा का पात्र बनाया गया है? तो किसको अपराधी माना गया है? वह व्यक्ति जो जानबूझकर मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का इरादा रखता है। यानी ऐसा कोई आदमी जो जानबूझकर ऐसा करता है जिससे किसी व्यक्ति को गंभीर चोट या उसकी मृत्यु हो जाती है, या उसे इसका ज्ञान है भले ही सामने वाले ने इसकी सहमति दी हो। इसका मतलब यह है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति अगर ये कहे, ठीक है, मुझे मार दो, ठीक है, मैं मरना चाहता हूँ, आप मुझे मार दो, अगर आप उसे मारेंगे तो भी क्या है, अपराधी आपको माना जाएगा और सजा का पात्र बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन में था और इसको राइट आंसर मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, पीएम किसान योजना में किसानों को वित्तीय सहायता कैसे मिलती है? ठीक है, जो पीएम किसान योजना है इसमें जो किसानों को जो पैसा दिया जाता है, धनराशि दी जाती है, वो कैसे मिलती है? तो आपके ऑप्शन में था सीधे बैंक खाते में, जो पैसा है जो उनके सीधे बैंक खाते में पैसा पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये 2,000 रुपये की किस्त जाती है, यानी प्रति वर्ष जो है गरीब परिवारों को 6,000 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये जो है दिए जाते हैं और ये साल में 3 किस्त जाती हैं 2-2 हज़ार रुपये की। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त साल में दी जाती हैं गरीब परिवारों को, यानी हर 3 महीने बाद एक किस्त खाते में डाली जाती है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2019 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, लेकिन ये 1 दिसंबर 2018 से लागू हुआ था और इसकी शुरुआत जो हुई थी गोरखपुर, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर इससे से संबंधित क्वेश्चन बन गया तो ऐसे पूछ लेगा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? गोरखपुर से। गोरखपुर से जो इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी जो पहली किस्त थी, जो इस सम्मान निधि की जो पहली किस्त थी, पहली किस्त वो किसानों के खाते में डाली गई थी 24 फरवरी को, 24 फरवरी 2019 को पहली किस्त किसानों के खातों में आई 2,000 रुपये के रूप में। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? ठीक है, कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अंटार्कटिका मरुस्थल। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम,
जो अगला क्वेश्चन है हमारा, द लॉज ऑफ मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है सिद्धार्थ मुखर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी ने इस पुस्तक की रचना की, इस पुस्तक को लिखा है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बना है फर्स्ट शिफ्ट में। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है? सबसे लंबा समुद्र तट है, कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की। ये जो है 1600 किलोमीटर इसकी तटीय रेखा है, लगभग जो है 1600 किलोमीटर की तटीय रेखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो पश्चिमी तट पर है गुजरात। अगर बात करें पूर्वी तट की, पूर्वी तट पर स्थित कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो पूर्वी तट पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पूर्वी तट का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, लगभग 1200 किलोमीटर जो है इसकी तट रेखा है आंध्र प्रदेश की। तो दो राज्य हैं जो सबसे लंबी तट रेखा लिए हुए, एक तो गुजरात और आंध्र प्रदेश। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था केवल भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है, तो पूर्वी या पश्चिमी नहीं पूछा, तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? यानी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सी? तो चार ऑप्शन मैंने रखे हैं इसमें। तो संघवाद की विशेषता नहीं है, लेकिन संविधान संघवाद की विशेषता है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा किया गया केंद्र और राज्यों में, ये भी एक विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी संघवाद की विशेषता है। लेकिन जो एकल नागरिकता है, ये संघवाद की विशेषता में नहीं आता है। इकहरी नागरिकता जो है, ये संघवाद की विशेषता में नहीं आता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा संविधान से। इसमें पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं है? ठीक है, चार ऑप्शन थे, उनमें से जो सही आंसर है वो मैंने लिखा है, भारत के राष्ट्रपति के पास निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है? तो राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की शक्ति नहीं होती। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको हटाने की शक्ति नहीं होती है, जबकि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनको हटाया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है, संसद द्वारा उनको हटाया जाता है। एक महाभियोग प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक प्रोसेस चलता है संसद के दोनों सदनों में, तो उसके द्वारा संसद उनको पद से हटाती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, अपने 13वां क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 किससे संबंधित? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से, नेशनल इमरजेंसी से है। ठीक है, हमारे तीन प्रकार के आपातकाल हैं। तीन प्रकार के आपातकाल, एक आपातकाल हमारा 352 में आता है, दूसरा आपातकाल 356 में, और तीसरा आपातकाल 360 में। ये हमारा राज्य आपातकाल है जिसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और अनुच्छेद 360 के तहत लगता है हमारा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है वो अभी तक 3 बार लग चुका है भारत में, और राज्य आपातकाल लगता रहता है, जबकि वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, ये देश में अभी तक एक बार भी इसकी घोषणा नहीं की गई है, और तीनों जो आपातकाल है तीनों की घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करके जाएंगे आपातकाल वाले टॉपिक को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी बन सकता है। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया, फुटबॉल में आमतौर पर किस शारीरिक अंग का उपयोग नहीं किया जाता? ठीक है, उपयोग गेंद को छूने के लिए। ठीक है, तो जो गेंद है उसको छूने के लिए किस शारीरिक अंग का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो हम फुटबॉल के गेम में बॉल को जो है हाथ से नहीं छू सकते, हाथ से नहीं रख सकते। केवल गोलकीपर ही ऐसा कर सकता है जो बॉल को हाथ से रोक सकता है, बाकी जो है और खिलाड़ी जो है बॉल को हाथ से नहीं रोक सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारत ने 2016 रियो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे? 2016 रियो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे? तो ये ध्यान रखना, गेम्स से जो है 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में, तो गेम्स को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। रियो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे? 2 पदक जीते रियो ओलंपिक 2016 में। ठीक है,
2016 में 2 पदक जीते, जिनमें से एक रजत पदक था। एक रजत पदक भारत के खाते में आया और एक कांस्य पदक भारत के खाते में आया। ठीक है, तो पीवी सिंधु को जो है बैडमिंटन में रजत पदक मिला। रजत पदक किसको मिला? पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु, इन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता था। बैडमिंटन में इन्होंने रजत पदक जीता, जबकि साक्षी मलिक को कांस्य पदक मिला और इनको मिला कुश्ती में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दो पदक मिले, एक रजत और एक कांस्य। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूहों SHGs ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से कौन सी सरकारी योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। तो ये जो योजना है ये है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन था? ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश जो है दिवस समारोह के उपलक्ष्य में जो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, जो 2019 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी और अब तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ठीक, जबकि उनका एक कार्यकाल पूरा हो गया है और ये दूसरे कार्यकाल के लिए भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा तक अपना पद धारण कर सकते हैं, इनका पद कोई निश्चित नहीं होता, तो राष्ट्रपति जब तक चाहें अपने पद पर ये बने रहेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी संविधान में ये चीजें नहीं पढ़ी हैं तो मेरे संविधान की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पर, आप वहां से टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। जो अगला क्वेश्चन है, ईद उल फितर का समापन किस पर होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। ईद उल फितर जो एक मुस्लिम त्योहार है, इसका समापन किस पर होता है? तो ये है सव्वाल के पहले दिन। सव्वाल के पहले दिन पर इसका जो है समापन होता है। इसका मतलब यह है ईद उल फितर का समापन रमजान महीने के खत्म होने और सव्वाल इस्लामी कैलेंडर का जो है 10वां महीना होता है के पहले दिन यानी नए चांद के दिखने पर होता है। ठीक है, नए चांद के दिखने पर इसका जो है समापन किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करता हूं मैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला 19वां क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है PMJDY का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य यानी मुख्य उद्देश्य क्या था इस योजना का? तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वित्तीय सेवाओं से लोगों को जोड़ना, जैसे बैंक खाता, ऋण, बीमा, पेंशन की पहुंच सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन हासिल करना, यानी अधिक से अधिक लोगों को बैंकों से जोड़ना इस जो है योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है जब किसी देश की सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय यानी उधार को छोड़कर से अधिक हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको सरल भाषा में समझते हैं। ये कहना चाह रहा है जब सरकार का कुल खर्चा उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है, यानी सरकार का जो कुल खर्चा है उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिट इसको कहा जाता है। यानी जब सरकार कर्ज यानी खर्च ज्यादा कर देती है, यानी किसी देश से ऋण ले लिया और खर्चा हो गया, और जबकि उसकी साल भर की जो कुल आय कुल बजट है उस खर्चे से कम है, तो उस स्थिति में राजकोषीय घाटा सरकार को होता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। 21वां क्वेश्चन है, लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? जो लोरेंज वक्र है ये क्या दर्शाएगा? तो लोरेंज वक्र जो है ये आय के वितरण को दर्शाता है। आय के वितरण को दर्शाता है। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, अमेरिकी अर्थशास्त्री जिनका नाम था
मैक्स ओ लॉरेंज, इन्होंने इस वक्र को प्रदर्शित किया और कहा कि किसी अर्थव्यवस्था में आय या धन के वितरण में असमानता को दर्शाने वाला ये वक्र है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यूएसए के ये एक अर्थशास्त्री थे मैक्स ओ लॉरेंज, तो इन्होंने इसको प्रस्तुत किया लॉरेंज वक्र को। ये क्या क्या दर्शाएगा, आय वितरण में असमानता को ये दर्शाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम अपने 22वें क्वेश्चन की। तो 22वें क्वेश्चन में ये पूछा गया था किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, यानी कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें जो मतदान की आयु पहले 21 वर्ष होती थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये संविधान संशोधन था भाई 61वां संविधान संशोधन 1989, जबकि ये संविधान संशोधन 1988 में हो गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ, लागू हुआ 1989 में। तो आपको दो डेट मिल जाती हैं, 1988 में संविधान संशोधन किया गया लेकिन लागू हुआ 1989 में। तो इसके द्वारा जो मतदान करने की एज थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं अगर मैं एक तरह से देखूं तो इस शिफ्ट में संविधान से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, संविधान से काफी क्वेश्चन आए हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन संविधान से पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आपातकाल का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है, आपातकाल जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, हमारे संविधान में आपातकाल का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। ये संविधान के स्रोत से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, संविधान के स्रोत मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाए हैं, आप मेरा वो वाला संविधान का वीडियो देख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने अपने सेशन में पढ़ाई हुई है, जो भी संविधान का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है मैंने हर एक वो चीज करा रखी है। अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल रहा होगा। नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूँ, महिला भाला फेंक ओलंपिक में कब शामिल हुआ, जो गेम्स है महिलाओं के द्वारा भाला फेंकना, ये ओलंपिक में इसको कब शामिल किया गया था, जबकि पहले ये गेम था केवल पुरुषों के लिए था। महिलाओं को इस खेल में कब शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया वर्ष 1932 में लॉस एंजलिस में जो गेम्स हुए थे यूएसए में, तो वहां से महिलाओं को भाला फेंक खेल में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अगले अपने 26वें क्वेश्चन की और अपनी अंतिम स्लाइड की। तो इसमें पूछा गया है पाल वंश का संस्थापक कौन था, जो पाल वंश था उसका संस्थापक कौन था। हिस्ट्री से एकमात्र क्वेश्चन ये पूछा गया है, एकमात्र क्वेश्चन हिस्ट्री से ये पूछा गया जो मुझे मिला है, जो मुझे बच्चों ने बताया है। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था, हो सकता है और भी क्वेश्चन हो, क्योंकि ऐसा होता है लगभग 50 क्वेश्चन जीएस के थे, बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो जितने मुझे मिले, जितने बच्चों से मैंने डिस्कस किया, तो वो मुझे ये क्वेश्चन मिले हैं, लगभग 28 क्वेश्चन मुझे मिले जीएस के, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया, हर एक प्रश्न आपकी जो है शिफ्ट में पहले ही पूछा गया है। तो जो पाल वंश का संस्थापक था वो था गोपाल, पाल वंश का संस्थापक गोपाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम 27वें क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया पहले एशियाई खेलों में भारत की रैंक कितनी थी, जो पहले एशियाई खेल हुए थे उसमें भारत की रैंक कितनी थी। तो पहले एशियाई खेल में भारत की रैंक थी दूसरी, सेकंड रैंक पर था भारत। तो प्रथम रैंक किसकी थी, तो प्रथम रैंक पर था जापान, जापान की पहली रैंक थी। ठीक है, तो ये खेल 1951 में दिल्ली में हुए, दिल्ली। ठीक है, 1951 में दिल्ली में एक खेल खेले गए जिसमें भारत की दूसरी रैंक थी। भारत ने कुल 51 पदक जीते, जिनमें से 15 गोल्ड थे, जिनमें से 15 गोल्ड मेडल थे। तो ये दूसरी रैंक पर भारत रहा था। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से मुझे मिला है, वीडियो कॉल में स्क्रीन शेयरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं किसी दूसरे पर्सन को,
तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, क्या उसका पर्पज होता है, किस पर्पज से हम उस व्यक्ति को अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है, कॉल में भाग लेने वालों के बीच अपने डिवाइस की स्क्रीन पर चल रही सामग्री जैसे दस्तावेज, प्रस्तुतियां या एप्स को लाइव दिखाना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आंसर हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप मुझे बताइए कमेंट करके अगर आपका दिल्ली पुलिस का पेपर होता या है तो आप इस शिफ्ट में से, इन 28 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का सही आंसर कर देते। ठीक है, तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के साथ में। ठीक है, अपने क्वेश्चन को एनालिसिस के लिए तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, आनंद उठाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।